हेलो एंड वेलकम जेके एसएसबी सुपरवाइज़र का आज है लेक्चर नंबर 8 और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लाडली बेटी स्कीम के बारे में जो आपके स्पेशलाइजेशन के यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाडली बेटी स्कीम एक ही शॉट में कवर करेंगे। कल जो आपको वीडियो मिलेगा वो होगा लेक्चर नंबर 9 और वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाडली बेटी स्कीम पे। तो आज के वीडियो में हम आपको लाडली बेटी स्कीम पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक अगर किसी बच्ची ने हमारा सुपरवाइज़र बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको सुपरवाइज़र बैच का लिंक मिलेगा। जाइए, लिंक के ज़रिए ज्वाइन कीजिए या दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिखो सुपरवाइज़र, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं लाडली बेटी स्कीम को। अच्छा, इस स्कीम को समझने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि हमारे जे.एंड.के में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ है जो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं लेकिन उनको इस स्कीम का नॉलेज नहीं है। तो आप सभी को ये हक है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ये स्कीम का बेनिफिट हमारी बहुत सारी लाडली बेटियां ले सकती हैं जिनकी शादी पे या जब वो 21 साल की पहुंचेगी उनको 6.5 लाख तक पैसा गवर्नमेंट दे सकता है, उनको 6.5 लाख तक पैसा मिल सकता है। तो लाडली बेटी स्कीम हमारे जे.एंड.के में बहुत सारी फैमिलीज इसका बेनिफिट ले सकती हैं। तो आपको अब क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मोटे मोटे तौर पे 2 बातें समझाऊंगा। लाडली बेटी स्कीम किसके लिए है तो सुन लीजिए। हमारी कोई भी प्यारी लाडली बेटी जिसने जन्म लिया 1 अप्रैल, याद रखो 1 अप्रैल 2015 के बाद हमारी कोई भी जे.एंड.के की लाडली बेटी जिसने जन्म लिया 1 अप्रैल 2015 के बाद, चाहे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2024 में, चाहे अभी वो 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, 2 महीने की हो, 1 महीने की हो, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, उसने 1 अप्रैल 2015 के बाद अगर जन्म लिया है, बॉर्न हुई है इसके बाद चाहे 2016 में, 17 में, 18 में कुछ भी हो, तो वो इस स्कीम के लिए, वो बच्ची इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके घर की जो फैमिली कंडीशन है ना, उसके घर की जो इनकम है ना, वो कम होनी चाहिए, वो फैमिली पुअर होनी चाहिए, वो बीपीएल होनी चाहिए, या वो ए कार्ड फैमिली होनी चाहिए, कार्ड होल्डर्स होनी चाहिए, या वो पीएचएच फैमिली होनी चाहिए। तो कुछ भी हो, 75,000 से कम उनको पैसा 1 साल में आना चाहिए। उनकी इनकम, उस फैमिली की इनकम अगर 75,000 से कम है, 1 साल में 75,000 से कम पैसा अगर उनको आता है, वो फैमिली जो है, पुअर जो है, उनकी लाडली बेटी के लिए ये स्कीम है। अच्छा, अब सुनो, जो ये लाडली बेटी है ना, इसका फ़ायदा पता है क्या है इस स्कीम का? जब वो 21 साल की पहुंचेगी, वही बेटी 21 साल के बाद, याद रखना 21 साल के बाद उसको 6.5 लाख तक पैसा मिल सकता है और ज़्यादातर वो ये पैसा मैरिज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि लाडली बेटी स्कीम का मकसद ही था मैरिज टाइम का बर्डन हटाना। अभी सारी चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ। हाँ, समझाने से पहले फिर से बताऊँ, शेयर करो वीडियो को क्योंकि जे.एंड.के में ऐसी स्कीम्स की नॉलेज होनी चाहिए लोगों को। अब सुनिए, अगर जेकेएसएसबी आपको सवाल पूछे, बताइए लाडली बेटी स्कीम जो है ना वो किसने लॉन्च की, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की या स्टेट गवर्नमेंट ने? तो याद रखना है, लाडली बेटी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने लॉन्च की। तब जे.एंड.के स्टेट ही था। और कब ये लॉन्च हुई? 2015 में लॉन्च हुई। अगर सवाल आए कब लॉन्च हुई थी, लॉन्च हुई थी इन 2015। अगर ये सवाल आए किसने ये लॉन्च की, 2-4 नाम नीचे होंगे, सीएम, पीएम, एलजी, कुछ भी हो, तो 2-4 नाम होंगे नीचे। तो याद रखना है लॉन्च किसने की है। लॉन्च की है ये मुफ्ती सईद ने। मुफ्ती सईद जो कि चीफ मिनिस्टर थे 2015 में जे.एंड.के स्टेट के। 2015 में जब ये लाडली बेटी स्कीम लॉन्च हुई ना, उन दिनों सीएम थे मुफ्ती सईद। तो मुफ्ती सईद ने ही इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। और जो मुफ्ती सईद थे चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के के, और आपको पता है मुफ्ती सईद की पार्टी कौन सी थी? पीडीपी पार्टी। ओके, अच्छा, अब यहां तक क्लियर है। अब सवाल आपको जेकेएसएसबी ये भी पूछ सकता है, बताइए लाडली बेटी स्कीम किस टाइप की स्कीम है? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको एसएसबी बोलते हैं, स्टेट स्कीम भी बोलते हैं?
क्या ये सेंट्रल स्कीम है या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? देखो देखो, थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा, ज्यादा नहीं। स्टेट स्कीम होती है वो स्कीम जो सारा पैसा स्टेट दे। स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम या स्टेट स्कीम वो स्कीम होती है जो जिसका पैसा, जिसकी फंडिंग स्टेट करे, जो जिसकी फंडिंग, जिसको पैसा, जिस स्कीम के लिए पैसा स्टेट दे। सेंट्रल स्कीम वो स्कीम होती है जिसकी फंडिंग या जिसका पैसा सेंट्रल दे, सेंट्रल दे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसका पैसा, जिसकी फंडिंग सेंट्रल भी करे और स्टेट भी करे। मान लो सेंट्रल 70% दे पैसा और स्टेट दी 30%, फॉर एग्जांपल। तो दोनों के दोनों जब फंडिंग करते हैं, दोनों के दोनों जब पैसा देते हैं, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसको स्टेट इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंटेशन अभी छोड़ो, अभी आपके लिए इतना ही याद रखो, दिमाग में इतना ही रखो कि J&K की जो ये लाडली बेटी स्कीम है वो स्टेट की स्कीम है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, मतलब उसमें सारा पैसा स्टेट का आता है, इस स्कीम के लिए जो भी पैसा लगता है, जो भी पैसा लगता है। अब देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, तीसरा क्वेश्चन बताइए फंडिंग पैटर्न क्या है। एक ऑप्शन होगा कि 70% देता है सेंट्रल और 30% देता है स्टेट, या 80% देता है सेंटर और 20% देता है स्टेट, या 100% देता है सेंटर और एक ऑप्शन होगा 100% देता है स्टेट। तो याद रखो, जो भी इसके लिए पैसा लगता है, जो भी इसके लिए फंड लगता है, जो भी इसके लिए पैसा लगता है इस स्कीम के लिए, 100% देता है कौन? स्टेट। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, तो सारा का सारा पैसा J&K स्टेट ही देता है। इसमें सेंट्रल का कोई फंडिंग नहीं है। तो 100% फंडिंग, ऐसा नहीं कि सेंटर का 80%, उसका 20% या कुछ भी हो, नहीं, 100% फंडिंग स्टेट का है। याद रखना, JK SSB कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, 2015 में ये स्टेट था और 2015 में लॉन्च इसको किया था मुफ्ती सईद ने। अब 2015 के बाद 2019 में J&K स्टेट को तोड़ा गया यूटीज में, आपको पता है J&K यूटी और लद्दाख यूटी। तो 2019 के बाद अभी अगर हम बात करें, अभी हम 2024 में हैं, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो 2024 में यह स्कीम कहां एप्लीकेबल है? तो दोनों यूटीज में एप्लीकेबल है। जो यूटीज स्टेट से टूटे, J&K स्टेट से टूटे, तो J&K यूटी के लिए भी ये एप्लीकेबल है और लद्दाख यूटी में भी ये एप्लीकेबल है। कौन? लाडली बेटी स्कीम। ओके, अच्छा, J&K यूटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है? तो याद रखना, J&K यूटी के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल है। 4 जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट है, 4 कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट है। तो वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने हैं, देख लीजिए। जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, ये हुए जम्मू डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट्स। श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, पुलवामा, ये हुए कश्मीर डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट्स। तो टोटल में 8 डिस्ट्रिक्ट्स है जिधर ये एप्लीकेबल है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये एप्लीकेबल लाडली बेटी स्कीम नहीं है। सिर्फ यही 8 डिस्ट्रिक्ट्स की लाडली बेटियां जो है वो स्कीम को अप्लाई कर सकती हैं, वो स्कीम का फायदा ले सकती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बताया गया कि ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें बहुत खराब डिक्लाइन हो रहा था सेक्स रेशो का। अभी समझाऊंगा सेक्स रेशो के बारे में, आप टेंशन ना लो। ठीक है, इनमें लड़कियां कम हो रही थी एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, ग्राफ बहुत नीचे आ रहा था, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन उससे पहले इतना जानो, कौन इस स्कीम का फायदा ले सकता है? लड़का कि लड़की, छोटी बच्ची या छोटा बच्चा? तो याद रखना, सवाल अलग अलग तरीके से आ सकता है। कौन है बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी मतलब जो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, वो है गर्ल चाइल्ड। सवाल अगर आए, कौन है टारगेट ग्रुप? टारगेट मतलब जहां पे ये टारगेट किया जाए, जिस स्कीम को जिसके ऊपर टारगेट किया गया है। तो टारगेट ग्रुप कौन है? गर्ल चाइल्ड ही है टारगेट ग्रुप। और ये स्कीम किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड। एक जैसा मतलब है, स्कीम फॉर, टारगेट ग्रुप, बेनिफिशियरी, एक ही मतलब है इनका कि ये स्कीम किसके लिए है, बेनिफिशियरी कौन है, टारगेट किसको किया जा रहा है, ये स्कीम से किसको फायदा दिया जा रहा है? गर्ल चाइल्ड को, बॉय चाइल्ड को नहीं, मेल चाइल्ड को नहीं, फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, इतना याद रखा। अब सुनो आगे, समझो आगे, समझो आगे, समझो आगे। एलिजिबिलिटी क्या है? क्या कोई भी लड़की इसका फायदा ले सकती है? नहीं। अभी थोड़ा मैंने एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला। एलिजिबिलिटी क्या है? वो गर्ल चाइल्ड, वो बच्ची बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 2015 या आफ्टर 1 अप्रैल 2015, मतलब कि वो बच्ची जिसने जन्म लिया 1 अप्रैल 2015 को, ऑन का मतलब इस दिन भी, अगर इस दिन भी किसी ने जन्म लिया है वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकती है। ऑन का मतलब वही होता है,
ऑन या आफ्टर, आफ्टर मतलब इसके बाद 1 अप्रैल 2015 के बाद 1 मई 2015, जून जुलाई 2016 17 18 19 20 कुछ भी हो, 2021 22 23 24 जो भी हो, तो आफ्टर का मतलब 1 अप्रैल 2015 के बाद या उसी दिन अगर कोई बच्ची जन्म लेती है वो एलिजिबल है। प्लस उसको ये भी कंडीशन फुलफिल करनी है, क्या? उसके पेरेंट्स की इनकम, दोनों पेरेंट्स, एस लिखा है, उसके पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए कम 75,000 पर एनम से। पर एनम का मतलब एक साल में 75,000 से कम पैसा अगर किसी फैमिली को आता है तो वो एलिजिबल है। लेकिन कोई फैमिली बोलेगी देखिए मैं बेरोज़गार हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हूँ, तो हमारे घर में एक साल में 75,000 से कम पैसा आता है, मैं नहीं कमाता हूँ ज़्यादा। लेकिन याद रखो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। ऑल सोर्सेज का मतलब कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होगा, बोलेगा मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन पीछे से उसके बहुत ज़मीन ज़रात होंगे और पीछे से उसके 10-15 दुकान होंगे, नहीं। ऑल सोर्सेज से उसकी इनकम, सभी सोर्सेज से, चाहे दुकान, कारोबार, जॉब, कुछ भी हो, सभी सोर्सेज से जब जोड़ा जाए, एक साल में वो फैमिली 75,000 से कम अगर कमाती है वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो दो कंडीशंस याद रखना, ये डेट है कब जन्म लिया, बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, और उसके घर वाले गरीब होने चाहिए, बीपीएल कार्ड होल्डर्स होने चाहिए, एएवाई कार्ड होल्डर्स होने चाहिए, या एएवाई या पीएचएच कार्ड होल्डर्स होने चाहिए, या बीपीएल, याद रखना, कुछ भी याद रखना, ठीक है? ओके। अब सुनो, ये भी एक जगह पे लिखा है कि वो जेएंडके की रेजिडेंट होनी चाहिए। वो तो कॉमन सेंस है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि जेएंडके की ही तो होगी, क्योंकि ये तो स्टेट की स्कीम है, ये तो जेएंडके की स्कीम है, ये तो सेंट्रल की स्कीम नहीं है जनाब। अब सुनिए आगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, मकसद क्या है इस स्कीम का। अब सुनो, मकसद है कि अरेस्ट करना था, कंट्रोल करना था, रोकना था जो डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशो होता था जेएंडके में सेक्स रेशो कम होता जा रहा था, जेएंडके में लड़कियां कम होती जा रही थी लड़कों के मुकाबले में। सेक्स रेशो का मतलब ही होता है लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कितनी है। सेक्स रेशो का मतलब यहां पे देखो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स है, 1000 मेल्स में से कितनी फीमेल्स है, चाहे 999 फीमेल्स है मतलब कम है। हाँ, अगर 1000 से ज्यादा होती हैं तो फीमेल्स ज्यादा है, चाहे 888 यहां पे है तो फीमेल्स कम है ना 1000 से, तो 1000 से अगर ज्यादा है 1005 होते हैं फॉर एग्जांपल, 1000 से ज्यादा है तो फीमेल्स ज्यादा है। तो सुनिए, इसी को बोलते हैं सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल्स विद रेस्पेक्ट टू 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये है सेक्स रेशो। लेकिन जेएंडके में देखा गया सेक्स रेशो बहुत कम है, जेएंडके में देखा गया कि फीमेल्स बहुत कम है मेल्स के मामले में, जेएंडके में देखा गया कि फीमेल्स बहुत कम है। इसका एक रीजन देखा गया, फीमेल फिटिसाइड होता है जेएंडके में, लड़कियों को मारा जाता है जन्म लेने से पहले ही। जेएंडके में यह कंडीशन देखी गई कि लड़कियां कम हो रही है, लड़कियों को मारा जाता है जन्म लेने से पहले ही, फीमेल फिटिसाइड होता है, या कहीं कहीं फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता होगा, मतलब जन्म लेने के बाद ही जस मार दिया। तो जन्म लेने से पहले फीमेल फिटिसाइड होता था। ऐसा क्यों होता था जेएंडके में? बोला जाता है इसके पीछे है डॉरी का रीजन हो सकता है, पुअर्टी का रीजन हो सकता है कि सोचते हैं कि भाई हम बहुत पुअर हैं, लड़की आएगी तो पुअर्टी बढ़ेगी, लड़का आएगा तो कल को काम पे जाएगा, पैसा लाएगा कमा के। लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि वो काम पे जाएंगे, लड़कियों को बोझ माना जाता था, कल उसको शादी करनी है, कल उसकी शादी करनी है, तो मकसद ये है कि लड़कियों को बोझ माना जाता था। तो जेएंडके में सेक्स रेशो बहुत कम हो रहा था, तब जाके ये जेएंडके गवर्नमेंट ने स्कीम उठाई और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा बहुत ज़्यादा कम गिर रहे हैं लड़कियों की तादाद कम हो रही है 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उन्हीं 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करा दिया गया इस लाडली बेटी स्कीम को। अच्छा, अब देखो सेक्स रेशो जेएंडके और इंडिया के मुकाबले में आपको पता चलेगा हम माइनस में जा रहे हैं। सेक्स रेशो जेएंडके का 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस हुआ। 2011 के बाद अभी कोई सेंसस नहीं हुआ, अभी बोला जा रहा है कि हो जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी कोई सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद, अभी कोई मेजरमेंट सेंसस नहीं हुआ, मेजरमेंट वगैरह। ओके अब सुनो, जेएंडके में 2001 में जो सेंसस हुआ उसमें बोला गया सेक्स रेशो है 892 पर 1000 मेल्स, लेकिन 2011 में सेंसस में देखा गया 889, लड़कियां और कम हो गई, -3 चली गई लड़कियां। जेएंडके में माइनस में लड़कियां जा रही हैं, कम हो रही हैं लड़कियां पर 1000 मेल्स। उसी तरह अगर हम देखें इंडिया में प्लस हुआ 10, तो सेक्स रेशो इंडिया में अच्छा हुआ, प्लस हुआ, लेकिन जेएंडके में डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशो। फीमेल सेक्स रेशो जो डिक्लाइन हो रहा है जेएंडके में, फीमेल सेक्स रेशो
इसीलिए लाडली बेटी स्कीम को लाया गया, ताकि लोग अपनी बच्चियों को नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि 6.5 लाख तो अब गवर्नमेंट देगा 21 साल की एज पे। अब इंडिया का देखो, इंडिया का 2001 में 933 है सेक्स रेशो और 2011 में 943, तो बढ़ गया, 10% बढ़ गया। लेकिन JNK में देखो ना, 892 से 889 ही, तीन घट गया, तीन पॉइंट से घट गया JNK। तो सेक्स रेशो में डिक्लाइन हो रहा था और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, तब जाके ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स में करा गया अप्लाई। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसी सेक्स रेशो को जो डिक्लाइन हो रहा था JNK में, इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना। इसी सेक्स रेशो को जो डिक्लाइन हो रहा है JNK में, इसको कंट्रोल करना, ये है ऑब्जेक्टिव। और ये एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं, दूसरा ऑब्जेक्टिव भी याद रखो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये जो गर्ल चाइल्ड है, ये जो बच्ची है, ये कल फाइनेंशियल बर्डन ना बने पेरेंट्स पे। ये कल फाइनेंशियल बर्डन ना बने पेरेंट्स पे कब? जब उसकी शादी हो, मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड पे। तो ये स्कीम के 2 मकसद है, ये स्कीम के 2 ऑब्जेक्टिव है, ये स्कीम के 2 एम है, 2 पहलू है। एक, हमारे JNK में फीमेल की तादाद कम होती है, सेक्स रेशो कम होता है, तादाद कम होती है, उसको रोकना। उसको कैसे रोका जाए? 6.5 लाख जब पैसा देंगे तो कोई फैमिली बच्ची को नहीं मारेगी बिफोर बर्थ। फीमेल फिटिसाइड नहीं होगा, जन्म लेने से पहले बच्चियों को नहीं मारा जाएगा। क्यों? 6.5 लाख फैमिली सोचेगी अरे 6.5 लाख तो हमको मिल जाएंगे शादी पे। और दूसरा रीजन इस स्कीम का क्या है कि अक्सर देखा गया फैमिलीज पे बर्डन पड़ती है। ये जो बच्ची है ना, शादी के टाइम पे ये बोझ बनती है माँ बाप पे। तो वो ये बोझ ना बने शादी के टाइम पे इसको 6.5 लाख रुपए दिए जाए, ताकि खुशी खुशी शादी इसके माँ बाप इसको कर सके। तो ये फाइनेंशियल बर्डन ना रहे पेरेंट्स पे, ये भी इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? याद रखना। बेनिफिट क्या है? याद रखना। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बच्ची का अकाउंट नंबर बनाएंगे। इस बच्ची का JNK के बैंक में इस बच्ची का अकाउंट नंबर बनाएंगे। अभी बताऊंगा क्या अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें बताऊंगा। इन शॉर्ट इतना याद रखो कि सबसे पहले क्या होगा, JNK के बैंक में अकाउंट नंबर इस बच्ची का बनाना है, लाडली बेटी का बनाना है। तो बेनिफिट क्या मिलेगा? इस अकाउंट नंबर पे गवर्नमेंट क्या करेगा, 1000 रुपए देगा पर मंथ। एक महीने बाद 1000 रुपए गवर्नमेंट डालेगा। कौन डालेगा? JNK का गवर्नमेंट। और 14 साल के लिए वो 1,000 पर मंथ डालेगा। 1,000 पर मंथ जब डालेगा 14 साल के लिए, वो टोटल पता है कितना बन जाता है? 1,68,000 JNK का गवर्नमेंट इस लाडली बेटी के JNK के अकाउंट में डालेगा। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद गवर्नमेंट पैसा डालना बंद करेगा। लेकिन जितना भी ये पैसा है 1,68,000 प्लस इसके साथ इंटरेस्ट जो भी बना होगा, क्योंकि आपको पता है बैंक में इंटरेस्ट भी मिलता है, वो सारा का सारा पैसा जो है उसकी FD करा दी जाएगी। FD, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट। अभी बताऊंगा, अभी खुल के चीज़ें यही बताऊंगा। अभी मैं यही चीज़ें आपको खुल के बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा दे रहा हूं। आप बस इतना समझो कि आपके इस लाडली बेटी के JNK के बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट 1000 रुपये पर मंथ देगा 14 सालों के लिए, और टोटल वो बनेगा 1,68,000। लेकिन सर आपने तो बोला 6.5 लाख मिलेंगे। सुनो, ये जो 1,68,000 है, ये प्लस जो इंटरेस्ट होगा, ये सारा पैसा इसका फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया जाएगा, FD बनाया जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया जाएगा 7 साल के लिए। और 7 साल के लिए जब बनाया जाएगा तो टोटल में कितने साल हो गए? पहले 14 साल जिसमें गवर्नमेंट 1000 रुपए पर मंथ देगा, और 7 साल जिसमें अकाउंट में जमा रखे जाएंगे पैसे बैंक में, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा 7 साल। 14 और 7 कितने होते हैं? 21 साल के बाद ये जो है स्कीम मैच्योर हो जाएगी। 21 साल के बाद बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, और 21 साल के बाद 6.5 लाख सिर्फ इसी लड़की के हाथ में दिए जाएंगे। न माँ बाप न कोई और सिर्फ इसी लड़की के हाथ में या इसी लड़की के अकाउंट में डाले जाएंगे 6.5 लाख, जो इसका सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है ना? ओके। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि पैसा 6.5 लाख तक मिल सकता है, लेकिन आफ्टर 21 ईयर्स, जिसमें 14 साल तक गवर्नमेंट 1000 रुपए देगा पर मंथ, और 7 साल तक कोई पैसा उसमें नहीं डाला जाएगा। बस वो
रखा जाएगा एज फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा बैंक की तरफ से, और वो 6.5 लाख तक का पैसा दे सकते हैं, मिल सकते हैं 21 साल के बाद इस बच्ची को। एक बात सुनो, ये जो मैंने आपको बताया ना, 2 स्टेजेस में बताया। पहले 14 साल वाला केस जिसमें गवर्नमेंट 1,000 रुपए देगा पर मंथ। दूसरा 7 साल वाला मसला जिसमें ये अकाउंट में जमा, ये फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया जाएगा। ये जो दो है ना, 2 अलग अलग बातें, तो याद रखो, ये जो अकाउंट है ना, ये हाइब्रिड अकाउंट प्लान है। जो J&K का ये अकाउंट है ना, ये हाइब्रिड अकाउंट है या हाइब्रिड अकाउंट प्लान है, तो जिसमें 2 फेजेस है। अब यही हाइब्रिड प्लान जिसमें 2 फेजेस है, यही हम समझेंगे, और आप यही बेनिफिट को अब डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो समझ लीजिए अभी तक मैं क्या कह रहा था, अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। J&K का जो ये बैंक में ये बच्ची का अकाउंट बनाया जाएगा, वो होगा हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान। अब अभी अगर आपको कभी पूछा जाए लाडली बेटी स्कीम क्या है, तो याद रखना ये है हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान स्कीम, जिसके 2 स्टेजेस है, जिसके 2 फेजेस है। एक फेज में गवर्नमेंट पैसा देगा, दूसरे फेज में गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी पैसा बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा बैंक में। अब सुनो, ये जो पहला वाला फेज है, इसमें क्या होगा, देखो पेरेंट जो है ना, अभी मैं आपको नीचे डिटेल में एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि कैसे मैं और मेरी बीवी 75,000 से कम पैसा कमाते हैं। हमारे घर में एक लाडली बेटी हुई, फिर मैं कहाँ गया पहले, फिर बाद में कहाँ गया, फिर किधर से क्या हो गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इस बात को समझो, जो भी मैं अकाउंट बनाऊंगा J&K बैंक में, मैं इस लाडली बेटी का जो अकाउंट बनाऊंगा ना, सबसे पहले मैं RD बनाऊंगा। तो मेरी बेटी अभी घर में जन्म ली, फॉर एग्जाम्पल 2015 के बाद है ना, अभी तो 2024 है, हाँ ठीक है, 2015 के बाद होना चाहिए, 1 अप्रैल 2015 के बाद। तो मेरे घर में अभी जाके बच्ची ने जन्म लिया ना, तो मैं इस प्यारी लाडली बेटी के लिए लाडली बेटी स्कीम खोलने जाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक में J&K बैंक, वहां मैं RD ओपन करूंगा। RD होता है रेकरिंग डिपॉजिट। ये रेकरिंग डिपॉजिट क्या है, ये ऐसा अकाउंट है जिसमें पैसे तो डाले जाएंगे, हर मंथ इसमें पैसे डाले जाएंगे, लेकिन इधर से निकाले नहीं जा सकते। पैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डाले जाएंगे रेगुलरली, मान लो हर मंथ पैसे आएंगे, लेकिन मैं यहां से निकाल नहीं सकता। तो पैसे उस अकाउंट में निकाल नहीं सकते, बढ़ सकते हैं हर मंथ। इसी को बोलते हैं RD, रेकरिंग डिपॉजिट। और इस रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा कौन भरेगा, हर महीने पैसा भरेगा गवर्नमेंट। 14 साल के लिए गवर्नमेंट पैसा भरेगा, और हर महीने कितना भरेगा, 1,000 पर मंथ देगा बाई J&K गवर्नमेंट ओनली का मतलब कोई और उसमें पैसा नहीं भर सकता, मैं पेरेंट्स भी नहीं भर सकते, कोई नहीं, वो खुद नहीं भर सकती, वो लाडली बेटी खुद नहीं भर सकती, कोई भी इस पे नहीं भर सकता। रेकरिंग डिपॉजिट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पैसा भरेगा, वो भी 1 महीने में 1,000, और कितने सालों के लिए, 14 साल के लिए गवर्नमेंट पैसा भरता जाएगा इस RD में। अब है डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब ये जो फेज 1 है ना, ये कब कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना 14 साल के लिए चलता है, तो 14 साल के लिए ही ये चलेगा, तो उसके बाद कंप्लीट होगा, या 1 मंथ आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट जब गवर्नमेंट देगा, जब लास्ट बार गवर्नमेंट 1,000 रुपए भरेगा इसमें, जब आखिरी बार गवर्नमेंट 1,000 रुपए भरेगा उसमें, उस लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद 1 महीने बाद भी ये फेज चल सकता है। तो आपको ऑप्शन उधर सिंपल में आएगा, आप टेंशन ना लो, आपको उधर इतना आएगा, फेज 1 बताइए कितने सालों में कंप्लीट होता है, उधर 14 ईयर्स ही होगा, ये आपको उधर होगा ही नहीं। बस इतना याद रखो, 1 महीना कम से कम एक्स्ट्रा लगता है प्रोसेस होने में, 1 महीना यहां पे भी, फेज 1 में भी 1 महीना एक्स्ट्रा लगता ही है, फेज 2 में भी 1 महीना एक्स्ट्रा लगता ही है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, 14 ईयर्स या 14 ईयर्स प्लस 1 मंथ, ठीक है ना, या जब लास्ट बार गवर्नमेंट भरे 1,000 रुपए, उसके बाद एक महीना लगता है, ठीक है, ओके। अब सुनो, डेट ऑफ कंप्लीशन 14 ईयर्स, याद रखो, इस लाइन पे ध्यान न दो, सुनो, किस लाइन पे ध्यान देना है ये बात सुनो। देखो, एक महीने में 1,000, तो 12 महीने में 12,000, तो 1 साल में आपको 12,000 आ गए, और 14 सालों तक ये चलेगा पैसा, 14 साल तक चलेगा। 1 महीने में 1,000, तो 12 महीनों में 12,000,
तो 12 महीनों में 12,000 इंटू 14 ईयर्स। तो टोटल में जब आप ये करते हो ना, करने की ज़रूरत नहीं वैसे, जब आप ये करेंगे ना 1,80,000 1,68,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आए, लाडली बेटी के अकाउंट में, मेरे नहीं मेरी बच्ची के, मेरी लाडली बेटी के अकाउंट में आएंगे। और सुनिए, ये पैसा आया 1,68,000, इसके साथ इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट जो बैंक इंटरेस्ट देता है, वो सारा का सारा पैसा, देखो वो सारा का सारा पैसा फेज 2 में जाएगा। अब फेज 1 में गवर्नमेंट दे रहा था पैसा 14 साल के लिए, और गवर्नमेंट ने टोटल में 14 साल के लिए दिया 1,68,000, और उसके साथ जो इंटरेस्ट हुआ वो सारा का सारा पैसा फेज 2 में चला गया। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये फेज जब खत्म होता है ना, इसको बोलते हैं फेज 1 मैच्योर हो गया। मैच्योर मतलब एंड हो गया, फेज 1 का कंप्लीशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। तो फेज 1 कंप्लीट जब होता है 14 साल के बाद, फेज 1 जब कंप्लीट होता है, फेज 1 जब मैच्योर होता है 14 साल के बाद, या 1 महीना एक्स्ट्रा लगता है प्रोसेसिंग में थोड़ा, तो ये सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट जाता है कहां? फेज 2 में। फेज 2 में अब गवर्नमेंट इस अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। फेज 2 में याद रखना, ये बनेगा क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट। अब क्यूमुलेटिव, ऊपर मैंने बोला था आपको फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड एफडी 7 साल की एफडी ही है, ये एफडी जैसी ही है, ये एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बताऊंगा। क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट भी एफडी ही होता है, थोड़ा डिफरेंस है बताऊंगा। 7 साल के लिए होगा क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट। देखो, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट और एफडी में एक सिंपल सी फर्क है, ये भी एफडी ही है। फर्क क्या है? क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में मान लो आपने इस डिपॉजिट में मान लो आपने 1,000 रुपए पड़े, 1,000 रुपए, कितने 1,000 रुपए? 1,000 रुपए में से मान लो 50 रुपए आते हैं इंटरेस्ट। क्या आते हैं? इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में नॉर्मली क्या होता है, ये 50 रुपए आपके जो इंटरेस्ट आते हैं, मान लो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जिस तरह का आप फिक्स्ड करोगे, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपए आएंगे, ये आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो फिक्स्ड एफडी जो आपने कराई 1,000 की, उसमें से 50 रुपए आपके जमा होते जाएंगे सेविंग में। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती, टेक्निकल टर्म है, समझो ही मत, बस मैं फिर भी बता रहा हूं। अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मत ही समझो इसको, टेक्निकल है बहुत। अब सुनो, एक ही लाइन में बोलूंगा। वो तो फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट वो है कि 1,000 रुपए में क्या हुआ, 1,000 रुपए में जो इंटरेस्ट हुआ 50 रुपए, वो 50 रुपए निकाले जाएंगे, आपके सेविंग में आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, इस फिक्स्ड डिपॉजिट से बाहर निकलेंगे। लेकिन क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, ये 50 रुपए फिक्स सेविंग में नहीं आएंगे, 50 रुपए आपके किसी अकाउंट में नहीं आएंगे, 50 रुपए आप निकाल नहीं सकते वहां से ना, ये 50 रुपए भी आपके 1,000 में ऐड होंगे। तो अब क्या होगा, 1,000 के बदले 1,050 पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। 1,050 पे फिर से इंटरेस्ट चढ़ा, मान लो 53 रुपीज़ इंटरेस्ट आए, फिर से ये 53 रुपीज़, नहीं तो फिक्स्ड में क्या होता है, ये 53 रुपीज़ बाहर निकलते हैं, ये आपके सेविंग में आ जाते हैं, एफडी के बाहर निकलते हैं। लेकिन ये 53 जो इंटरेस्ट आया 3 महीने 6 महीने जब भी आया, वो फिर से जुड़ेगा। तो इंटरेस्ट जुड़ता है, इंटरेस्ट बाहर नहीं निकलता, इंटरेस्ट भी इसी अकाउंट में जुड़ता है, पैसे नहीं निकलते हैं इस एफडी के बाहर, एफडी के अंदर ही इंटरेस्ट भी रहता है, उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट। क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट और एफडी में यही फर्क है, ये भी एफडी की तरह ही है, लेकिन इधर क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो बाहर नहीं निकलता है इस एफडी से, वो वापस होता है एफडी में जमा, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता है। आपने 1,050, पहले 1,000 थे, उसमें 50 रुपए इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट बाहर नहीं निकला, वो इसमें ऐड हो गया, 1,050 बन गया, अब 1,050 पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो ये जो 50 था वो भी ऐड हो गया, तो इस 50 पे भी ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है तो इससे पैसा बहुत ज्यादा जमा होता है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जमा होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना, तो बहुत ज्यादा पैसा जमा होता है। जिस भी बच्ची को समझ नहीं आया, छोड़ दो इस कंसेप्ट को, बस क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट 7 साल के लिए होगा, मतलब ये सारा पैसा जो आया इधर वो जमा रहेगा 7 साल के लिए बैंक के पास, जे.एंड के बैंक के पास ही, किसी दूसरे बैंक के पास नहीं, किसी दूसरी ब्रांच के पास नहीं, जे.एंड की जो बैंक की ब्रांच है उसी ब्रांच में जहां पहले आरडी खोला था। तो आरडी के बाद सीटीडी खोलेगा 7 साल के लिए। अब इस 7 साल में क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं भरेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन 7 साल जब हो जाएंगे तो मैच्योर हो जाएगी, ये पूरी की पूरी स्कीम मैच्योर हो जाएगी। तो 7 साल जब हो जाएंगे तो टोटल 21 साल हो गए, जिसमें 14 साल फर्स्ट फेज के हैं, 7 साल सेकंड फेज के हैं। तो 21 साल जब हो जाएंगे तो याद रखना, हमारी प्यारी लाडली बेटी को 6.5 लाख मिलेंगे टू गर्ल चाइल्ड जो लाडली बेटी थी उसको 6.5 लाख तक का पैसा मिल सकता है, 6.5 लाख तक का पैसा मिल सकता है। अब सुनो, ये जो मैच्योरिटी है ना, ये जो मैच्योरिटी बेनिफिट है ना, याद रखना, ये मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा कब, जब बच्ची 21 साल की होगी,
या कभी कभी क्या होता है, मान लो अभी कोई 5 साल की बच्ची है या 3 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, ठीक है। अभी ये 5 साल की बच्ची गई और उसने बोला कि चलो मैं ये लाडली बेटी स्कीम करती हूँ। लाडली बेटी स्कीम जब करेगी तो वो कुछ ही सालों में 21 साल की पहुंच जाएगी। वो तो 16 साल के बाद ही 21 साल की पहुंच जाएगी। तो ऐसा नहीं है। सुनो ये स्कीम क्या बोलती है। ये स्कीम बोलती है या तो पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा बच्ची को, या तो वो 21 साल की पहुंचे, या और 21 साल आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जब गवर्नमेंट पहली बार उसको 1,000 रुपए देगा आरडी में, उसके बाद 21 साल होंगे। विच एवर इज लेटर, जो भी लास्ट में है, मतलब जो अभी हुई थी ना 5 साल वाली बच्ची, उसको बराबर मान लो। अगर कोई 6 साल की बच्ची होगी ना, वो ऐसा नहीं सोचे कि अब मुझे कुछ ही दिन है, 21 साल की मैं जल्दी हो जाऊंगी, अब मैं 15 साल के बाद ही 21 साल की हो जाऊंगी। नहीं, 6 साल के बाद उसने ये लाडली बेटी स्कीम खोली तो उसको 21 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब जब वो 26 साल की पहुंचेगी उसको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 21 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब पहली बार गवर्नमेंट उसको पैसा देगा अकाउंट में, 1,000 रुपये पहली बार डालेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालेगा, उसके बाद 21 साल, ठीक है। या जिसने जिसने जन्म लेते ही अकाउंट खोला है उसके 21 साल, और गवर्नमेंट जब पैसा डालेगा वो एक जैसा होगा। 1 महीने से कुछ नहीं होता ऊपर नीचे, मतलब वो एक जैसा ही होगा लगभग, ठीक है ना। ओके, तो 21 साल की एज हो तब पैसा मिलेगा, या 21 साल आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो तब पैसा मिलेगा, या 85 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट समझो ये क्यों रखा गया है। बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट बराबर पैसा नहीं देता, टाइम पे नहीं देता, टाइम पे नहीं भरेगा पैसा। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ने 14 साल करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल 14.5 साल लगाए फेज 1 में, थोड़ा टाइम लेट दिया। कभी कभी क्या होता है, जिनके पास भी ये स्कीम है ना, उनको बराबर हर महीने नहीं आते, उनको 5 महीने फिर एक साथ 5,000 आते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने 14.5 साल लगाए, तो उसने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसने 14.5 साल, उसने ज़्यादा टाइम लगाया। लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट जब है, गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा टाइम लगाया, उसके बाद 85 मंथ्स होने चाहिए, 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। 14.5 साल के बाद फिर ये 7 साल चलेंगे। 7 साल पता है कितने होते हैं? 84 मंथ्स। लेकिन 85 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 मंथ एक्स्ट्रा लगता ही है। जैसे 1 मंथ इधर एक्स्ट्रा लगा था, 1 मंथ इधर भी एक्स्ट्रा लगता ही है। 84 मंथ्स, 7 साल पता है कितने होते हैं? 7 ईयर्स पता है कितने होते हैं? 84 मंथ्स, 84 मंथ्स। तो यहां पे लिखा है कि ये स्कीम दी जा सकती है 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब गवर्नमेंट ने लास्ट इंस्टॉलमेंट की, फेज 1 में ही करेगा इंस्टॉलमेंट, फेज 2 में तो गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देता, फेज 2 में खुद ही पैसे बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट चढ़ने की वजह से। तो जब गवर्नमेंट लास्ट बार पैसा देगा फेज 1 में, जब गवर्नमेंट लास्ट बार 1,000 देगा, तो उसके बाद 85 मंथ्स तक वेट करना है। 7 साल प्लस 1 मंथ, 7 साल प्लस 1 मंथ, 1 मंथ एक्स्ट्रा लगता है ये प्रोसेसिंग में। तो 7 साल प्लस 1 मंथ होता है 85 मंथ्स। 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब गवर्नमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा फेज 1 क्या, उसके बाद 85 मंथ्स अगर होंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है, विच एवर इज लेटर, चाहे ये और ये विच एवर इज लेटर, जो सबसे आखिर पे है, सबसे लास्ट पे है, जो सबसे आखिरी होगा। कोई बच्ची अगर होगी 5 साल की, वो जाएगी लाडली बेटी स्कीम करने के लिए, तो ये सबसे पहले है उसके लिए, ये तो अप्लाई नहीं है। ये अप्लाई हो सकता है या ये अप्लाई हो सकता है, समझ आया? लाडली बेटी स्कीम जो 5 साल की होगी फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे लास्ट पे है, अब वो तो 16 साल बाद ही 21 साल की पहुंचेगी, उसकी अपनी उम्र जो है वो 16 साल बाद ही होगी। तो ये तो सबसे पहले आया है। यहां लिखा है विच एवर इज लेटर, जो सबसे लास्ट पे है, उसको 26 साल पे, अगर कोई 5 साल की होगी बच्ची, उसको 26 साल पे ये लाडली बेटी स्कीम मिलेगी, क्योंकि वो 21 ईयर्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसका 26 साल में, क्योंकि वो 5 साल लेट आई। ठीक है ना? ओके, ये चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल जब हम MCQ सीरीज करेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ आ जाएगा। अब सुनो, लास्ट में बताना चाहता हूँ, फेज़ वन में कोई भी पैसा बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ना ही फेज़ 2 में कोई पैसा बाहर निकाला जा सकता है। इस अकाउंट में पैसा नहीं निकलेगा, चाहे फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो। फेज़ 1 में कोई पैसा विड्रा नहीं होगा, ना ही पार्शल होगा विड्रा, ना ही आप क्लोज कर सकते हैं अकाउंट को। फेज़ 2 में भी कोई पैसा विड्रा नहीं होगा, ना ही आप क्लोज कर सकते हो अकाउंट को। तो आप शॉर्ट में ना ही कोई पैसा निकाल सकते हो, चाहे आधा पैसा। कभी कभी क्या सोचे पेरेंट, अरे मेरा ही पैसा है, बेटी के अकाउंट में पैसा है, जाके निकाल लेता हूं। नहीं, कोई पैसा नहीं निकाल सकता जब तक 21 साल नहीं होंगे।
मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम फिर डिपेंड करेगा कि 85 मंथ से क्या है क्या नहीं, ठीक है। जब तक 21 साल नहीं होंगे पैसा नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा लड़की के को ही दिया जाएगा। और सुनो, और क्लोज भी नहीं कर सकता आप अकाउंट को। और इस फेज में, फेज 1 में पैसा डिपॉजिट कौन करेगा, क्रेडिट कौन करेगा, डिपॉजिट कौन करेगा, इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा पैसा फेज 1 में? J&K गवर्नमेंट ओनली। पेरेंट, पापा मम्मा इस अकाउंट में पैसा नहीं भर सकता। खुद भी ये डॉटर बेनिफिशियरी जो है, खुद भी डॉटर जो है वो पैसा नहीं भर सकती इस अकाउंट में। लेकिन सिर्फ कौन भरेगा? गवर्नमेंट। क्या फेज 2 में भरेगा? नहीं, कोई नहीं भरेगा फेज 2 में पैसा। फेज 1 में कौन भरेगा? सिर्फ गवर्नमेंट भरेगा फेज 1 में। कौन सा गवर्नमेंट? J&K गवर्नमेंट। तो फेज 2 में भी आप पैसा नहीं निकाल सकते, बंद नहीं कर सकते। लेकिन फेज 2 में आप पैसा भर भी नहीं सकते। कौन? गवर्नमेंट भी नहीं। इधर तो गवर्नमेंट भर सकता था पैसे हर महीने 1000 रुपए, इधर तो भर ही नहीं सकता, कोई नहीं भर सकता इधर फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 बंद रहेगा फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। बस उधर क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता है। अब क्या प्रोसेस है, अब मैं आपको समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरी ये फैमिली है, ये फॉर एग्जांपल मेरी बीवी है और ये बच्ची है, ठीक है ना। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी जब शादी होगी तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हो जाए, क्योंकि मेरे को बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी बच्ची है, हमने शादी की, हमारी बच्ची है। अब मेरी लाडली बेटी जो है ना, उसने 1 अप्रैल 2015 के बाद तो जन्म लिया। और फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है, मैं एक साल में सिर्फ 60,000 ही कमाता हूँ एक पूरे साल में, तो मैं तो एलिजिबल हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले सुनो, सबसे पहले मैं यहां से निकलूंगा, डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा J&K बैंक के पास। J&K बैंक को बोलूंगा मेरी बेटी है, उसके नाम पे रेकरिंग डिपॉजिट खोलो। फेज वन रेकरिंग डिपॉजिट, फिर बाद में फेज 2 बनेगा क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, फिर बाद में फेज 2 है, लेकिन फिलहाल रेकरिंग डिपॉजिट मैंने खोला। बस फेज 1 वाला डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। अब सुनो, यही रेकरिंग डिपॉजिट मैं लेके गया विद डॉक्यूमेंट्स, अभी बताऊंगा बाद में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, लेकिन विद ये सारे गया और मैं खिदमत सेंटर गया या किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले के पास गया, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया इस लाडली बेटी स्कीम के लिए। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मेरा जो फोन नंबर होगा या जो ईमेल होगा, उस फोन नंबर या ईमेल पे मैं सारी चीजें ट्रैक कर सकता हूं। मेरे फोन नंबर पे ही मैं अब एप्लीकेशन, मेरा जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म, उसको देख सकता हूं, मेरे एप्लीकेशन फॉर्म कहां पहुंचा। तो मैं तो घर अपने गया, आया मैं घर अपने वापस। लेकिन सुनो, अच्छा मैं जो हूं ना, मैं नेचुरल और लीगल गार्डियन हूं। पता है किसी जगह पे लिखा है नेचुरल गार्डियन या लीगल गार्डियन, किसी जगह पे लिखा है पेरेंट या गार्डियन, एक जैसी बातें हैं। देखो, नेचुरल होता है फादर मदर अपने, लीगल गार्डियन होता है जिसके पापा मम्मा अपने ना हो जिंदा, लेकिन कोई दूसरा हो उसके संभालने वाला, लीगल गार्डियन। पेरेंट होता है पेरेंट ही, गार्डियन होता है कोई दूसरा गार्डियन। फॉर एग्जाम्पल फादर मदर जिंदा नहीं है, लेकिन कोई भी गार्डियन जो उसका संभालने वाला हो, अंकल हो, आंट हो, कोई भी हो, ठीक है, ओके, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, कुछ भी। अब सुनिए, समझिए इस बात को। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि मैं तो घर आया ऑनलाइन अप्लाई करके, बस मैं फोन नंबर को देखता हूं कि मैं एप्लीकेशन अपनी देखूं कहां पहुंची। तो सुनिए, वो कहां जाएगी? वो जाएगी खिदमत सेंटर के थ्रू, खिदमत सेंटर से वो जाएगी हवा में CDPO ऑफिस के पास। CDPO ऑफिस जो है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो CDPO ऑफिस में ये जाएगी। अब सुनो, CDPO ऑफिस के पास 3 चीजें हैं। या तो वो मेरी फाइल को रिटर्न करेगा, एप्लीकेशन को रिटर्न जब वो करेगा ना, मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा कि इसमें रिटर्न किया है, कहीं ना कहीं मैंने फोटोग्राफ या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है या कोई गड़बड़ किया है मैंने फॉर्म में, मेरे को वो सुधारना है वो फॉर्म, फिर जाके फिर से जाएगा। या तो अगर CDPO को लगा कि अरे ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो 1 लाख 2 लाख कमा रहा है 1 साल का, इसने तो इनकम झूठ दिखाई, इसकी बेटी तो 1 अप्रैल 2015 के बाद जन्म नहीं ली, वो तो 2013 में जन्म ली है, उससे पहले इसकी बेटी तो 2019, 20, 21, 22 में नहीं है, वो तो बहुत पुरानी है। इसको अगर गड़बड़ लगा तो ये रिजेक्ट करेगी फाइल रिजेक्ट, फाइल क्लोज, फाइल खत्म। लेकिन मान लो ना ही इसने रिटर्न किया, उसमें कोई एरर नहीं है, ना ही इसने रिजेक्ट किया,
उससे उसे कोई उसे सब कुछ ठीक लगा, उसने जब वेरिफिकेशन की तो सीडीपीओ ने अप्रूव किया, लेकिन 15 दिन ही है उसके पास। याद रखना, अगर ये सवाल आए सीडीपीओ के पास कितने दिन है ये फाइल अप्रूव, रिजेक्ट या रिटर्न करने के लिए, 15 दिन ही है सीडीपीओ के पास रिटर्न, रिजेक्ट या अप्रूव करने के लिए। अब ये जो मेरी फाइल है ये पहुंची ऊपर डीपीओ के पास। डीपीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डीपीओ। ये जब मेरी फाइल डीपीओ के पास पहुंची, सुनो, डीपीओ के पास भी तीन चीज़ें हैं, 3 पावर्स हैं। या तो वो रिजेक्ट करेगा फाइल को, या तो वो रिटर्न करेगा फाइल को, या तो वो अप्रूव करेगा, जैसे सीडीपीओ के था। लेकिन वो ये करेगा 10 दिन के अंदर अंदर, तो उसके पास मैक्सिमम 10 दिन होते हैं एक्शन लेने के लिए। डीपीओ क्या करेगा, डीपीओ अगर मान लो मेरा सब कुछ ठीक था तो 2 लेवल की वेरिफिकेशन के बदले 3 लेवल की वेरिफिकेशन होती है। 3 स्टेजेस की, 3 लेवल्स की वेरिफिकेशन होती है लाडली बेटी स्कीम में। अब सुनो, डीपीओ क्या करेगा, डीपीओ ने मान लो अप्रूव किया, उसको लगा मेरा फॉर्म ठीक है, सब कुछ ठीक है, अप्रूव किया, तो डीसी के पास आएगा। डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर। डीसी क्या करेगा, डीसी डिप्टी कमिश्नर लिखा है, डीसी क्या करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो रिटर्न करेगा, या तो अप्रूव करेगा। और इसके पास 20 दिन होते हैं एक्शन लेने के। मैक्सिमम टाइम डीसी के पास 20 दिन, डीपीओ के पास 10 दिन, सीडीपीओ के पास 15 दिन। और टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक तीनों लेवल की वेरिफिकेशन में टोटल टाइम जो है मेरी एप्लीकेशन के लिए वो था 45 डेज, जिसमें डीसी का 20, डीपीओ का 10, सीडीपीओ के 15, टोटल है 45 डेज। 45 डेज के अंदर अंदर तीनों जगहों पे एक्शन लेके मुझे बताना है सेक्शन लेटर मिला कि नहीं मिला। तो डीसी क्या करता है, जब अप्रूव करता है डीसी, तो बस डीसी नीचे भी इंफॉर्मेशन भेजता है, हां भाई ये सब कुछ ठीक है, इसको सेक्शन लेटर दे दो। और डीसी क्या करता है, डीसी ऊपर भी भेजता है, किसको, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के फाइनेंस विंग को, हां भाई सब कुछ ठीक ठाक है, 3 लेवल की वेरिफिकेशन हो गई। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कल आपको जॉब करना है। हाँ जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के फाइनेंस विंग को जब भेजा, अप्रूव किया, तो ये फॉरवर्ड जब किया फाइनेंस विंग को और नीचे भी भेजा कि सीरियल नंबर क्या बोलते हैं उसको, सैंक्शन लेटर दे दो, इस फैमिली को सैंक्शन लेटर दे दो। यही फाइनेंस विंग क्या करता है, इस जो आरडी खोली थी सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें हजार रुपए देगा पर मंथ फॉर 14 ईयर्स। 14 साल जब होंगे, फेज 1 कंप्लीट होगा तो क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट होगा। फिर ये फाइनेंस विंग हजार रुपए नहीं देगी, लेकिन जो भी पैसा था विद इंटरेस्ट वो इसमें जमा किया जाएगा। 7 साल तक रहेगा और 7 साल के बाद 6.5 लाख बनेंगे, जो कि गर्ल चाइल्ड को ही मिलेंगे 21 साल की एज पे। या तो गर्ल चाइल्ड की 21 साल की एज होगी, जब वो 21 साल की एज उसकी होगी, या 21 साल उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। मान लो वो 28 साल की भी हो, 29 साल की हो, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 21 साल, या तो उसकी एज 21 साल हो, या तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 21 साल हो, 21 ईयर्स हो। एज नहीं उसकी एज मान लो 26 भी है, 25 भी है, 22 भी है, कुछ भी हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 21 साल हुए, या 21 साल की एज होगी, विच एवर इज लेटर, या 85 मंथ्स आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, विच एवर इज लेटर। अब सुनो, अब यहां तक क्लियर है। अब सुनो जो ही मेरे को सैंक्शन लेटर मिलेगा, सैंक्शन लेटर मिल गया, जो ही मुझे सैंक्शन लेटर मिला, मैं यहां पे हूं ना इस फैमिली में, जो ही मुझे सैंक्शन लेटर मिला तो सुनिए, मैं फिर से गया वो सैंक्शन लेटर लेके बैंक के पास। अब बैंक के पास जब मैं सैंक्शन लेटर लेके गया, अब बैंक मुझे पासबुक देगा। पहले वो पासबुक नहीं देता, इस आरडी का जो भी इसने अकाउंट खोला ना बच्ची के नाम पे, उसका पासबुक नहीं मिलता पहले, फिर वो पासबुक देगा, क्योंकि बैंक के पास भी इंफॉर्मेशन आती है, बैंक के पास भी इंफॉर्मेशन आती है। तो ये डीसी जो है ना, डीसी से फाइनेंस विंग से बराबर बैंक भी जाती है इंफॉर्मेशन, और ये डीसी से ऐसे सीडीपीओ को भी इंफॉर्मेशन जाती है, हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, सैंक्शन लेटर करो। और जब सैंक्शन लेटर मिलती है इसको, ये बंदा भी इसको इसके फोन पे भी आ जाता है, ये अपने फोन से ट्रैक कर सकता है कि मेरी सीडीपीओ के पास फाइल है, डीपीओ के पास फाइल है, डीसी के पास फाइल है, उसको अप्रूव किया, रिजेक्ट किया, क्या किया, सब कुछ फोन पे ट्रैक कर सकता है। तो ये फोन के ट्रैक करने के साथ साथ इसको सैंक्शन लेटर भी मिलती है सीडीपीओ ऑफिस से, वो लेके ये बैंक में जाता है। तो शॉर्ट में हो गया, इतना तो क्लियर हो गया, वो बैंक में जाता है सिर्फ पासबुक लेने के लिए, बाकी तो प्रोसेस ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट खुद ही की है, पैसा तो आना स्टार्ट हो जाएगा टेंशन के बगैर, ठीक है। अब ये बच्ची जिंदा है कि नहीं है ये देखने के लिए ये जो फैमिली है, ये जो नेचुरल या लीगल गार्डियन है जो भी है इस फैमिली में, उसको 3 साल बाद इस बैंक पे बताना है कि मेरी बच्ची जिंदा है। कैसे? लाइफ सर्टिफिकेट दिखा के एवरी 3 ईयर्स, एंड जब मैच्योरिटी हो जाएगी, जब भी मैच्योरिटी हो जाएगी, तो याद रखना मैच्योरिटी के टाइम पे भी
इसको लाइफ सर्टिफिकेट दिखानी है। नहीं तो 6.5 लाख के बदले मान ले इसने दूसरी बच्ची को लाया जिसकी शक्ल मिलती हो, 6.5 लाख दूसरी बच्ची को मिले फॉर एग्जांपल, वो पहली बच्ची गुजर गई है फॉर एग्जांपल, तो लाइफ सर्टिफिकेट मैच्योरिटी के टाइम पे भी दिखानी है जब पैसा लेना होगा, उस टाइम भी दिखानी है जब पैसा लेना होगा। ठीक है, ये था प्रोसेस जिससे आप ज़्यादा चीज़ें समझ गए होंगे। मैंने यहां पे बोला अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करना है। देखो ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई से भी पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आरडी बैंक पे ओपन करनी है। सबसे पहला स्टेप आरडी बैंक पे जाओ, वहां पे आप लोगों को फॉर्म देंगे, वो आरडी ओपन आपका कराएंगे। आरडी ओपन करने के बाद वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा गया कौन सी वेबसाइट है इस लाडली बेटी स्कीम के लिए, www.jansugam.jk.go.in, याद रखना इसको। अब ऑनलाइन यहीं पे होता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट, 75,000 से कम पैसा होना चाहिए एक साल का इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, और तहसीलदार की सर्टिफाइड होनी चाहिए फ्रॉम तहसीलदार ने उसको अटेस्ट करना, अप्रूव करना चाहिए वो तहसीलदार। बहुत बार क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार उसके साइन होते हैं, उसकी सिग्नेचर या उसकी सील होती है, नहीं, तहसीलदार का होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, फादर का भी, मदर का भी और गर्ल चाइल्ड का भी। ये इनकम सर्टिफिकेट फादर का ही होगा तो चलेगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। कौन से बैंक डिटेल्स, यही जो बच्ची के नाम पे आरडी खोला, इसी आरडी में तो पैसा डालना है, यही बच्ची के नाम पे जो आरडी खोला, ये बैंक डिटेल्स। उसके बाद डीओबी चाहिए, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ बच्ची का डेट ऑफ बर्थ चाहिए। क्या चाहिए, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ। अब यहां तक क्लियर है। उसके बाद फोटो भी चाहिए, बच्ची का, फादर मदर का भी। पैन कार्ड चाहिए, फादर का ही चलेगा। डोमिसाइल चाहिए, बच्ची का भी, मदर फादर का भी। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, जो डीओबी होगा इसके बदले एमसीपी कार्ड होता है। एमसीपी कार्ड होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जो आपने सुना होगा जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल्स में, तो वहीं से ये कार्ड स्टार्ट होता है। आपने सुना होगा एमसीपी कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ उस पर भी होता है, ठीक है ना। कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें चलेंगी। डॉक्यूमेंट्स जब हो जाएंगी, उसके बाद आपको जो फ़ोन नंबर है या ईमेल है, उस पर आप ट्रैक कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। ईमेल पे या फ़ोन नंबर जो आपने दिया एप्लीकेशन पे, उस पर आप ट्रैक कर सकते हो स्टेटस कि मेरी फाइल किसके पास है, अप्रूव हुई, रिजेक्ट हुई कि रिटर्न हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखो। सबसे पहले बताऊं आपको, नॉमिनेशन फैसिलिटी इस अकाउंट में नहीं चलती। जो आपने आरडी खोली या बाद में फिक्स्ड डिपॉजिट खोला या क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, अगर मैं खास नाम इसको दूं क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जुड़ता है। इंटरेस्ट जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते, वो उसी में रहेगा। अब सुनो, जो भी आपने ये अकाउंट खोला उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं आप कर सकते। नॉमिनेशन का मतलब, अगर ये बच्ची मर गई तो ये पैसा फादर को मिलेगा, मदर को मिलेगा, ब्रदर को मिलेगा, सिस्टर को मिलेगा, कुछ भी नॉमिनेशन जो आप दोगे, इसमें कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है। अगर बच्ची मर गई तो ये पैसा नॉमिनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉमिनेशन फैसिलिटी ही नहीं है। अगर बच्ची गुजर गई बिफोर मैच्योरिटी, मतलब 21 साल से पहले, चाहे कभी भी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, बराबर 21 साल, कुछ भी हो, जबकि उसने मैच्योरिटी का पैसा नहीं लिया हो, उससे पहले 1 महीना भी, 2 महीना भी, कुछ भी हो, तो याद रख। और पैसा भी मिलेगा सिर्फ लड़की को ही 21 साल के बाद भी। ऐसा नहीं कि कोई भी उसके बदले जाएगा पैसा लेने, नहीं। तो ये गर्ल की अगर डेथ हुई बिफोर मैच्योरिटी 21 ईयर्स, अकाउंट को क्लोज किया जाता है। ये जो पैसा जितना भी उसमें जमा हुआ होगा विद इंटरेस्ट, जो भी जमा हुआ होगा, चाहे पहले स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे, ठीक है ना, तो वो सारा का सारा पैसा J&K और लद्दाख यूटी को जाएगा, ठीक है ना। चाहे स्टेज 1 पे या स्टेज 2 पे, चाहे फेज 1 पे या फेज 2 पे, कहीं पे भी हो, अगर बच्ची की डेथ हुई तो वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा, J&K एंड लद्दाख यूटी को जाएगा। उसके साथ जो लाइफ सर्टिफिकेट है इस बेनिफिशियरी मतलब गर्ल चाइल्ड है ना, जो बेनिफिशियरी है, उसकी लाइफ सर्टिफिकेट, या तो पेरेंट उसका, या तो गार्डियन उसका, या तो बेनिफिशियरी खुद, लाइफ सर्टिफिकेट हर 3 साल बाद लेगी J&K बैंक के पास। जैसे मैंने अभी आपको बोला, वो लाइफ सर्टिफिकेट तीन साल के बाद लेगी J&K बैंक के पास कि मैं जिंदा हूं, एंड मैच्योरिटी के टाइम पे भी, जब पैसा लेना होगा उस टाइम पे भी लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और वो लाइफ सर्टिफिकेट याद रखना सर्टिफाइड होना चाहिए। उसका जो अटेस्टेड है, उसका जो साइन है, सिग्नेचर है, जो भी है, वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय गेजेटेड ऑफिसर, या जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ रही है उस स्कूल का प्रिंसिपल या उस कॉलेज का प्रिंसिपल, कंसर्न्ड, CONC मतलब कंसर्न्ड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या कॉलेज जिधर ये बच्ची पढ़ती है, उस प्रिंसिपल का भी
लाइफ सर्टिफिकेट हर 3-3 साल बाद चलेगा। वो या पेरेंट या गार्डियन या बेनिफिशियरी कोई खुद भी ये ले सकती है बच्ची। कहाँ? J&K बैंक के पास कि मैं जिंदा हूँ। बेनिफिशियरी होती है ना खुद कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद याद रखना ये अकाउंट ट्रांसफरेबल नहीं है टू अदर ब्रांच या बैंक। ये जो अकाउंट है ये अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी J&K ब्रांच में खोला, J&K की एक ब्रांच है काजीगुंड, तो काजीगुंड में ही ये हमेशा रहेगा। आप इसको दूसरी ब्रांच, आप उसको श्रीनगर ब्रांच में शिफ्ट नहीं कर सकते J&K बैंक, या दूसरे किसी SBI या कोई भी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, SBI हो, उस बैंक में शिफ्ट नहीं कर सकते। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अकाउंट टू अदर ब्रांच भी, ना ही बैंक ना ही ब्रांच। J&K के अंदर भी जिस ब्रांच में खोला है काजीगुंड, अब आप किसी भी J&K के दूसरी ब्रांच, J&K बैंक के दूसरी ब्रांच में नहीं खोल सकते। J&K बैंक की जो ब्रांच है स्टार्टिंग से एंड तक 21 साल तक बराबर वहीं की वहीं रहेगी, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको। और अगर सवाल आए क्या SBI के अंदर ये लाडली बेटी स्कीम है, नहीं, सुपानसौर बैंक है सिर्फ और सिर्फ J&K बैंक में। अकाउंट खोलना है SBI नहीं चलेगा, एक्सिस बैंक नहीं चलेगा, HDFC नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ J&K बैंक ही है स्पॉन्सर्ड बैंक, वहीं आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है। अच्छा, कौन सा रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये सारा काम होता है, या कौन है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, वो एजेंसी जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है, या कौन है रेलिवेंट डिपार्टमेंट J&K गवर्नमेंट का? याद रखना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ J&K यूटी गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वही इंप्लीमेंट करती है, और वही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसी का फाइनेंस विंग जो है ना वही पैसा भेजता है। और आप लोग जब सुपरवाइजर बनेंगे ना, यहां पे आपको बताऊं CDPO के नीचे होते हैं सुपरवाइजर्स, CDPO के नीचे होते हैं सुपरवाइजर, और आपके नीचे काम करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स, वो आपके नीचे काम करेंगे। लेकिन CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर्स काम करते हैं। आपको ही फील्ड में जाके देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? ओके, उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि यहाँ तक हो गया। हाँ, ये जो RD है ना, ये कौन ओपन करेगा? बाय लीगल या नेचुरल गार्डियन। लीगल मतलब फादर मदर, नेचुरल गार्डियन मतलब कोई दूसरा, ठीक है? लीगल गार्डियन, लीगल मतलब गार्डियन मतलब कोई भी दूसरा गार्डियन, ठीक है ना? फादर मदर के बगैर नेचुरल होता है, नेचुरल का मतलब फादर मदर, लीगल का मतलब कोई दूसरा फादर मदर के अलावा जो कि उस बच्ची को संभालता है। मान लो उसके फादर मदर गुजर गए हैं, कुछ भी हो, ओके। अब सुनो, नो पार्शल ट्रायल्स, कोई आधा पैसा उसमें नहीं निकाल सकता है, या पूरा पैसा निकाल के बोलेगा अब मैं क्लोज करूंगा, नहीं। किसी भी फेज में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही पार्शल ना ही फुल, ना ही आप क्लोज कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है? और ₹1000 पर मंथ बाई J&K गवर्नमेंट जो भरेगा, J&K गवर्नमेंट जो भरेगा, कौन से अकाउंट में? RD में, वो दूसरे वाले अकाउंट में नहीं, फिक्स्ड वाले में नहीं, क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में नहीं, फर्स्ट स्टेज वाले में जो ₹1000 बढ़ेगा गवर्नमेंट पर मंथ 14 साल के लिए, और वो गवर्नमेंट बनेगा थ्रू DBT मोड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डायरेक्टली उसके अकाउंट में। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर नीचे सुपरवाइजर्स जाएंगे और सुपरवाइजर्स उसके घर में उसको हाथ में देंगे, उसके घर में उसके पापा को देंगे, उसके मम्मा को देंगे, इसको जमा रखो। नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है डायरेक्टली अकाउंट में डाला जाएगा, डायरेक्टली बैंक में डाला जाएगा, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर होगा, ठीक है? ओके। और उसके बाद याद रखना TDS नॉट डिडक्टेड इफ, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गार्डियन या बेनिफिशियरी जो है, जो भी उसका गार्डियन है या खुद बेनिफिशियरी, गार्डियन जो है चाहे नेचुरल हो या लीगल हो, गार्डियन जो भी है कोई भी हो, गार्डियन जो है या बेनिफिशियरी खुद, वो क्या करेगी? अगर उसका TDS नहीं डिडक्ट किया जाएगा अगर वो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरेंगी। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत बार क्या होता है जब आप FD करते हो ना, फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई भी डिपॉजिट जब आप करते हो, उस पर जब इंटरेस्ट लगता है ना, इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। मान लो आपने 20,000 से ज्यादा 30,000, 40,000, 50,000 कमाए इंटरेस्ट से, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन चूंकि एक गरीब फैमिली है, ये टैक्स नहीं दे सकती क्योंकि ये टैक्स में नहीं आती है, टैक्स स्लैब में नहीं आती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो गरीब फैमिली है इनका TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, जो ये इनकम जो मैंने अभी आपको बोला, ये जो है इंटरेस्ट उस पर टैक्स लगता है। ये क्या करेंगे, TDS नहीं डिडक्ट होगा अगर ये गार्डियन या ये बच्ची खुद, बेनिफिशियरी मतलब बच्ची खुद जाएगी बैंक में जाएगी और वहां पे फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करेगी एवरी ईयर, और इसका अपना पैन दिखाएगी या वो गार्डियन दिखाएगा पैन नंबर भी दिखाएंगे, क्योंकि पैन के साथ सारे अकाउंट्स
कनेक्टेड होते हैं। पैन से पता चलता है इनका ये सच में गरीब है कि नहीं। और हर साल ये फॉर्म 15G फॉर्म 15H भरेंगे। मान लो पेरेंट इसका मार लो गया, गार्डियन इसका भरता है, तब टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, नहीं तो टैक्स डिडक्ट होगा। इनके अकाउंट में थोड़ा पैसा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अगर ज़्यादा आता है तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। और सुनो फॉर्म 15GH क्या है। मान लो कोई गार्डियन जो है ना इसका पेरेंट जो है ना, अगर वो बिलो 16 ईयर्स का है, 60 ईयर्स का है, तो वो फॉर्म 15G भरेगा J&K बैंक में। अगर वो एबो 60 ईयर्स का है, फॉर एग्जाम्पल उसका गार्डियन जो है, पेरेंट जो है, अगर वो 60 साल के ऊपर है तो वो फॉर्म 15H भरेगा। फॉर्म 15H होता है एबो 60 ईयर्स के, फॉर्म 15G होता है बिलो 60 ईयर्स के। और ये फॉर्म 15GH क्या है? ये असल में सेल्फ डिक्लेरेशन है। मैं मान लो बुढ़ा हूँ 66 साल का, तो मैं फॉर्म 15H जाऊंगा भरने J&K बैंक में। उनको बोलूंगा मैं नहीं कमाता हूं ज्यादा पैसा, मेरी इनकम 75,000 से कम है, मैं पैसा नहीं कमा, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दूंगा, मैं बैंक में फॉर्म भरूंगा। और फॉर्म भरते मैं उनको बोलूंगा देखिए मेरा टीडीएस नहीं काटना, मेरी बच्ची का जो अकाउंट है इससे जो इंटरेस्ट आता है उसमें टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि मैं गरीब हूं। तो ये मैं डिक्लेयर करूंगा, हर साल मुझे ये डिक्लेयर करना है। और एक वहां पे फॉर्म भरना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है ये। अच्छा सुनिए, मैच्योरिटी अमाउंट जो है ना वो, हाँ मैच्योरिटी अमाउंट जो भी है, जो भी पैसा मिलेगा वो डिटरमाइन किया जाएगा पीपीएफ रेट्स पे। अब कोई मुझे बोलेगा आप में से जो भी पैसा उसमें भरा, गवर्नमेंट पैसा भर रहा है हजार 14 साल के लिए हजार भर रहा है, उसके बाद ये 7 साल के लिए बैंक में रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6% लगेगा, 7% लगेगा, 5% लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा इंटरेस्ट? वो डिटरमाइन होगा, याद रखना, वो डिटरमाइन करेगा कौन? पीपीएफ रेट्स। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट्स। देखिए इंडिया में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अलग अलग रेट्स होते हैं, और आजकल अभी 2024 में ये इस टाइम 7.1% चल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले 2015 में लगभग ये बहुत ज्यादा भी था, मेरे हिसाब से 12-13% भी, 14% भी था, ये 12% के आसपास। कहने का मतलब ये है कि पीपीएफ रेट्स जो है ना वो उसी के बेसिस पे, जैसे इंडिया में पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट्स के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि ये लाडली बेटी स्कीम का कितना इंटरेस्ट जमा होगा। देखो ना, बैंक का एक इंटरेस्ट रेट होता है कि आप मुझे 10,000 रुपये इसमें भरो अकाउंट में, इसमें इंटरेस्ट जमा होगा। वो इंटरेस्ट कितना होगा वो पीपीएफ रेट्स पे डिसाइड किया जाएगा, और वो टोटल मैच्योरिटी देखी जाएगी। फिर टोटल पीपीएफ रेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट जमा करके टोटल मैच्योरिटी अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। यही पीपीएफ रेट्स कितने थे ये पीपीएफ रेट्स पूरे 21 साल तक। ओके अच्छा, और याद रखो 2022 में क्या हुआ। चीफ सेक्रेटरी जो अरुण कुमार मेहता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ J&K अरुण कुमार मेहता, उन्होंने 2022 में क्या किया, लॉन्च किया डिजिटल ई सर्विस डेवलप्ड बाय NIC, जो ट्रैक करेगा एप्लीकेशन। देखो पहले क्या था, ये डिजिटल नहीं था। 2015 में जब ये खुला ना, आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी सेंटर जाना पड़ता था, ICDS जाना पड़ता था, एप्लीकेशन भरना पड़ता था, ये सारा ऑनलाइन नहीं था, डिजिटल नहीं था। लेकिन 2022 में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने लॉन्च किया इसको, एंड टू एंड डिजिटल सर्विस दी। मतलब आप अपने फोन से देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन फॉर्म कहां पे है। और ये डेवलप किसने किया? ये एंड टू एंड डिजिटल सर्विस, ताकि आप अपने फोन से देख सको, ये ट्रैक कर सको मेरा एप्लीकेशन किसके पास है, CDPO के पास है, DPO के पास है, मेरा रिजेक्ट हुआ, रिटर्न हुआ, अप्रूव हुआ, ये ट्रैक कर सकते हो, ये एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। ये अरुण कुमार मेहता ने ये लॉन्च किया डिजिटल ई सर्विस, और ये डिजिटल ई सर्विस किसी ने डेवलप किया? NIC ने। NIC का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आता है MITI के अंदर, MEITY, MITI के अंदर। MITI का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ये बनाया, क्या बनाया? डिजिटल एंड टू एंड ई सर्विस, कि इंसान खुद देख सके मेरी फाइल कहां पहुंची। ठीक है,
मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी। लेक्चर थोड़ा लंबा बना होगा लेकिन सारी चीज़ें कवर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब होंगे उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बोलो जो चीज़ समझ नहीं आई वो मैं कोशिश करूंगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले कवर करने की। तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बोलो क्या चीज़ें समझ नहीं आई। बाकी ज्वाइन करने के लिए, सुपरवाइजर ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उस लिंक के जरिए